हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव बॉटनी यूनिट 7, अपनी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की यूनिट 7 आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम यूनिट 5 कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे हमने कवर कर लिए हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है रिप्रोडक्टिव बॉटनी उसको देखेंगे, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव बॉटनी में हमें क्या पढ़ना है, जो एंजियोस्पर्म की रिप्रोडक्शन की जितनी भी डिटेल्स हैं, जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, ये हमें देखना है इसमें रिप्रोडक्टिव बॉटनी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डेफिनेशन देखनी है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की। It is the branch of biology that deals with the formation, structure, growth and development of embryos produced through the union of male and female gametes। तो ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हमें एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें देखना होता है, और जो कि किससे प्रोड्यूस होते हैं, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स से। जो फीमेल और मेल गैमेट्स हैं उनके फर्टिलाइजेशन से जो एम्ब्रियो बनती है उसका फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, ग्रोथ, डेवलपमेंट ये हमें देखना होता है। हम उसको प्लांट एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। तो ये हो गई प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन। अब हमें इसमें देखना है, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि मेल और फीमेल गैमेट्स बनते कैसे हैं, वो कौन से स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल गैमेट का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, किस कंपार्टमेंट में होता है। तो चलो देखते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो प्लांट का पार्ट जहाँ पे माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होता है। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। हमने जब फ्लावर का डेवलपमेंट, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी देखी थी यूनिट 5 में, तो उसमें हमने देखा था कि स्टेमन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का। तो इसमें हम आगे देखेंगे कि स्टेमन में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो कि यूजफुल होते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए। टिपिकली इट कंसिस्ट ऑफ 2 more or less distinct parts, a lower sterile part, the filament, and the upper fertile part, the anther। इसमें टिपिकली दो से उससे कम डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं। क्या क्या? एक लोअर स्टेराइल पार्ट होता है जिसको फिलामेंट कहा जाता है, और एक अपर फर्टाइल पार्ट होता है जिसको एंथर कहा जाता है। स्टेमन में 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट और एंथर, और इन दोनों को कनेक्ट करता है एक कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हमें इसका डायग्राम दिखाई दे रहा है स्टेमन का। इसमें एंथर लोब है, एंथर है, और ये फिलामेंट है, ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, और ये कनेक्टिव इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो ये हमने देख लिया स्टेमन का डायग्राम। एंथर हमने उसमें देखा था, तो यहीं एंथर पे सारी प्रोसेसेस कंप्लीट होंगी। द एंथर शोज ग्रेट वेराइटी in the form, but typically it is 2-lobed and the lobes are called anther lobes। एंथर होता है, उसमें कई टाइप की एंथर प्रेजेंट होते हैं, वैरायटी प्रेजेंट होती है, लेकिन टिपिकली 2-lobed होता है, उसमें 2 लोब्स होते हैं टिपिकली, और उन दोनों को बोला जाता है एंथर लोब्स। अब नेक्स्ट, ईच एंथर लोब है जे पेयर ऑफ पॉलन सैक्स और माइक्रोस्पोरेंजिया, और हर एक एंथर लोब में एक पेयर होता है पॉलन सैक का, या जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, और सिंगुलर में माइक्रोस्पोरेंजियम। हर एक एंथर लोब में एक पेयर होगा पॉलन सैक का, जिसको बोलेंगे हम माइक्रोस्पोरेंजिया, उसमें बनेंगे माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजिया सेम है। माइक्रोस्पोरेंजिया होता है प्लूरल और माइक्रोस्पोरेंजियम होता है सिंगुलर। दस कैरेक्टरिस्टिकली ईच एंथर हैज 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसी तरह से हर एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं। द यंग एंथर इज अ होमोजीनियस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स सराउंडेड बाय एन एपिडर्मिस। जो यंग एंथर होता है वो होमोजीनियस मास होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, और किससे सराउंड होते हैं? एपिडर्मिस से। Soon groups of hypodermal cells in each of the 4 corners become distinguished from the surrounding cells by their large size, dense cytoplasm and prominent nuclei। तो उसके बाद जब ये सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एंथर में, तो
कुछ हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, 4 कॉर्नर्स पे डिस्टिंक्ट होके उनका जो साइज होगा उसमें वो वेरिएशन लेके आएंगे और लार्ज साइज हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा और न्यूक्लियाई उनका प्रोमिनेंट हमें दिखाई देने लगेगा। तो साइज साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई में चेंज आएगा और इस तरह से हमें वो अलग दिखने लगेंगे कुछ हाइपोडर्मल सेल्स। These cells which are arranged in plate-like or crescent-shaped vertical rows form the archisporium of the anther। तो ये जो सेल्स जो डिस्टिंग्विश हुए थे, अलग उन्होंने अपना साइज शेप बना लिया था, वो एक प्लेट लाइक और क्रिसेंट शेप्ड वर्टिकल रो में अरेंज हो जाएंगे और एक अर्किस्पोरियम बना लेंगे, एंथर का अर्किस्पोरियम। द नंबर ऑफ अर्किस्पोरियल सेल्स वेरीज इन डिफरेंट टैक्सा। तो जो नंबर अर्किस्पोरियल सेल्स का नंबर होगा, अर्किस्पोरियल सेल्स की संख्या वो अलग अलग जो प्लांट्स होंगे उनमें वेरी करेगी, अलग प्लांट्स में अलग होगी। द अर्किस्पोरियल सेल्स एनलार्ज रेडियली एंड डिवाइड पेरिक्लाइनली रिजल्टिंग इनटू आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। तो जो अर्किस्पोरियल सेल्स होंगे वो रेडियली एनलार्ज करेंगे, मतलब एक गोल आकार में एनलार्ज करेंगे, बड़े होते जाएंगे और डिवाइड करेंगे पेरिक्लाइनली, और क्या बनाएंगे, एक आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल बनाएंगे, प्राइमरी पेराइटल सेल, और एक बनाएंगे प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, इनर स्पोरोजेनस सेल और आउटर पेराइटल सेल। ये 2 सेल्स बन जाएंगे किसके डिवीजन से, अर्किस्पोरियल सेल के डिवीजन से। द प्राइमरी पेराइटल सेल्स undergo repeated periclinal and anticlinal divisions giving rise to 3 to 5 concentric layers which eventually form the anther ball। तो जो प्राइमरी पेराइटल सेल होगा उसमें रिपीटेड डिवीजन होंगे, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन, जो कि 3 से 5 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बना लेंगे जो कि एंथर बॉल फॉर्म करेंगी। तो प्राइमरी पेराइटल सेल का क्या रोल है, वो एंथर बॉल का फॉर्मेशन करेंगी। तो अभी तक हमने क्या देखा, जो एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया होगा उसमें कुछ सेल्स हाइपोडर्मल सेल्स होंगे, वो उनमें डिस्टिंग्विश हो जाएंगे, वो एक दूसरे से बाकी सेल से अलग दिखने लगेंगे, फिर वो अरेंज हो जाएंगे क्रिसेंट शेप्ड वर्टिकल रो में और एक अर्किस्पोरियम बना लेंगे। फिर अर्किस्पोरियल में अर्किस्पोरियल सेल्स होंगे, उनमें डिवीजन होगा, उनमें डिवीजन होके क्या बनेगा, आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल और इनर प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। और जो प्राइमरी पेराइटल सेल होगा वो एंथर की बॉल्स बनाएगा और स्पोरोजेनस सेल होगा वो बनाएगा माइक्रोस्पोर्स। तो अब हम देखेंगे द एंथर बॉल। एंथर बॉल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं अब। द एंथर बॉल, द मैच्योर एंथर बॉल इज मेड ऑफ द फॉलोइंग 4 लेयर्स। जो मैच्योर एंथर बॉल होती है वो कुछ ये लेयर्स जो नीचे प्रेजेंट है उनकी बनी होती है। कौन कौन सी लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स और टेप्टम, ये 4 लेयर्स उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये हम पहले डायग्राम में देख लेते हैं। ये एक बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये है आपका मैच्योर एंथर। इसमें हमें 4 लेयर्स दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं ये एपिडर्मिस जो हमने अभी पढ़ी थी, उसके बाद ये सेकेंड लेयर एंडोथीसियम, फिर ये मिडिल लेयर्स, ये एक लेयर नहीं होती, इसमें काफ़ी 2 से 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद टेप्टम, इनके अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ये बीच में स्टोमियम प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पे हमें पोलन ग्रैंड दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये नीचे बॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई दे रहा है और ये ऊपर यहाँ पे कनेक्टिव है। ये 4 एंथर लोब्स हैं, ये डिफरेंट चारों कॉर्नर्स पे एंथर लोब्स है और ये कनेक्टिव इनको कनेक्ट कर रहा है। तो ये हमने देख लिया मैच्योर एंथर का डायग्राम। अब हम देखेंगे एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम, इन सब का फंक्शन क्या क्या है। तो एपिडर्मिस सबसे पहले देखते हैं। दिस इज द आउटरमोस्ट बॉल लेयर ऑफ द एंथर मेड अप ऑफ द टेंजेंशियली स्ट्रेच्ड एंड फ्लैटेंड सेल्स। ये आउटर मोस्ट बॉल लेयर होती है एंथर की और किससे बनी होती है, टेंजेंशियल स्ट्रेच्ड और फ्लैटेंड सेल्स होते हैं उनकी बनी हुई होती है। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये याद रखना। और डायग्राम बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आप जब भी डायग्राम बनाएंगे तो एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे पाए, और कलर डायग्राम बनाना जिससे लेयर समझ में आ जाए कौन सी लेयर कहाँ पे है। इन जीरोफिटिक प्लांट्स द एपिडर्मल सेल्स आर stretched to an extent that they lose contact among themselves and appear as
विदरिंग रिमेन्स इन अ मैच्योर एंथर। कुछ जीरोप्रोटिक प्लांट्स में जो एपिडर्मल सेल्स होती है वो इस हद तक स्ट्रेच हो जाती है कि वो अपना कांटेक्ट आपस में लूज कर देते हैं और एक मतलब टूटी हुई जैसी लेयर दिखाई देती है मैच्योर एंथर की उनमें। अब सेकेंड लेयर है एंडोथीसियम। दिस इज द सब एपिडर्मल लेयर ऑफ द एंथर वॉल। ये सब एपिडर्मल लेयर है, मतलब एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है एंथर वॉल में। मोस्टली देयर इज अ सिंगल लेयर ऑफ द एंडोथीसियम, बट समटाइम्स एज इन कॉक्सीनिया इंडिका इट इज 2 लेयर। मोस्टली तो एक सिंगल लेयर ही प्रेजेंट होती है एंडोथीसियम की, लेकिन कुछ स्पीसीज में जैसे कॉक्सीनिया इंडिका उसमें 2 लेयर्ड एंडोथीसियम प्रेजेंट होती है। द सेल्स ऑफ एंडोथीसियम आर रेडियली इलोंगेटेड एंड अटेन देयर मैक्सिमम। तो जो सेल्स होते हैं एंडोथीसियम के वो रेडियली इलोंगेटेड होते हैं और उनका जो मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है वो तब होता है जब पॉलन ग्रैंड मैच्योर हो जाता है। द रेडियल एंड इनर टेंजेंशियली बॉल्स ऑफ द these cells have characteristic fibrous U-shaped and ring shaped thickening bands। तो इसके लेयर के जो सेल्स होते हैं वो रेडियली और इनर टेंजेंशियल बॉल्स होती हैं उनमें, उन सेल्स की उनमें कैरेक्टरिस्टिक फाइब्रस यू शेप्ड थिकनिंग बैंड्स होते हैं। यू शेप के थिकनिंग बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, यू शेप या रिंग शेप्ड। द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस बैंड्स, differential expansion of inner and outer tangential balls and hygroscopic nature of endothelial cells play an important role in the digestion of anthers। तो जो एंडोथीशियल इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, फाइब्रस बैंड से उसमें प्रेजेंट है और डिफरेंशियल एक्सपेंशन होता है इनर और आउटर टेंजेंशियल बॉल्स का और हाइग्रोस्कोपिक नेचर है इन एंडोथीशियल सेल्स का। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, डाइजेशन ऑफ एंथर में। तो इसका फंक्शन एक तरह से हमें समझ में आ सकता है कि ये डाइजेशन ऑफ एंथर्स में हेल्प करते हैं। अब थर्ड लेयर देखेंगे, मिडिल लेयर्स। वन ऑफ द 3 लेयर्स लाइंग नेक्स्ट टू एंडोथीशियम आर द मिडिल लेयर्स। ये 3 लेयर्स होती हैं एंडोथीशियम के बाद, वो मिडिल लेयर्स होती हैं। द सेल्स ऑफ दीज लेयर्स आर एफिमेरल एंड डीजेनरेट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बिफोर द पॉलन मदर सेल्स अंडरगो म्यूसिस। ये जो इसके सेल्स होते हैं लेयर्स के वो एफिमेरल होते हैं और डीजेनरेट कर जाते हैं जब पॉलन मदर सेल्स म्यूसिस में जाती हैं उसके बिफोर, उसके पहले ही। द मिडिल लेयर्स में स्टोर फूड मटेरियल्स इन सम टैक्सा विच इज यूटिलाइज्ड बाय पॉलन मदर सेल्स। जो मिडिल लेयर्स होती हैं वो स्टोर कर सकती हैं फूड मटेरियल को कुछ प्लांट्स में, जो कि पॉलन मदर सेल्स की द्वारा यूज किया जाता है। अब लास्ट लेयर बची है टेप्टम। टेप्टम द इनर मोस्ट बॉल लेयर ऑफ द एंथर यूजुअली अकर्स एज ए सिंगल लेयर अराउंड द स्पोरोजेनस टिश्यू। ये जो टेप्टम है वो इनर मोस्ट बॉल लेयर है एंथर की और वो यूजुअली सिंगल लेयर में प्रेजेंट होती है स्पोरोजेनस टिश्यू के आसपास। फिजियोलॉजिकली टेप्टम हैज एन इम्पोर्टेंट रोल एज फूड मटेरियल टू द स्पोरोजेनस टिश्यू पासिस थ्रू इट। फिजियोलॉजिकली जो टेप्टम है उसमें उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो स्पोरोजेनस टिश्यू के लिए फूड मटेरियल का वर्क करती है, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है पॉलन ग्रैंड्स को। ये आपको याद रखना है, टेप्टम का फंक्शन बहुत पूछा जाता है, याद रखना। अब हमने एक सेल्स देख लिया, उनका फंक्शन देख लिया। तो प्राइमरी पैराइटल सेल्स थे, उनका फंक्शन था स्पोरोजेनस वो एंथर सेल की बॉल बनाना। अब स्पोरोजेनस टिश्यू, जो स्पोरोजेनस सेल था उसका क्या काम है वो देखेंगे हम। स्पोरोजेनस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स डेवलप फ्रॉम द स्पोरोजेनस टिश्यू। तो जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो स्पोरोजेनस टिश्यू से डेवलप करते हैं। द प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल में डायरेक्टली फंक्शन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल और they may undergo several mitotic divisions to form microspore mother cells। जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन कर सकते हैं या फिर उनमें माइटोटिक डिवीजन भी हो सकते हैं, मतलब वो अपना नंबर भी बढ़ा सकते हैं, तब वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर सकते हैं। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म्स 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। जो हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो मियोसिस में जाती है और 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाती है। द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम स्पोरोजेनस टिश्यू इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जो प्रोसेस होती है माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन की स्पोरोजेनस टिश्यू से स्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। तो अभी तक हमने क्या देखा उसको हम समराइज कर ले रहे हैं। पहले एक थे
मैच्योर एंथर में कैसे सेल्स, हाइपोडर्मल सेल्स, उनमें चेंजेस आए, फिर वो क्या बन गए, आर्किस्पोरियम। आर्किस्पोरियम में आर्किस्पोरियल सेल्स प्रेजेंट होंगे। आर्किस्पोरियल सेल्स में फिर चेंजेस आके वो क्या बना लेंगे, आर्किस्पोरियम सेल्स। इसके बाद आर्किस्पोरियम में होगा डिवीजन, और वो डिवीजन करके क्या बनाएंगे, प्राइमरी, पैराइटल एंड प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस सेल, सॉरी। इसके बाद जो इतना तो एक तरह से हमने देख लिया, आर्किस्पोरियम में डिवीजन होकर प्राइमरी पैराइटल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बनेंगे। इसके बाद क्या होगा, जो प्राइमरी पैराइटल होगा वो बनाएगा एंथर बॉल। प्राइमरी पैराइटल एंथर बॉल बनाएगा, मेक एंथर बॉल। एंड जो अब बच गया स्पोरोजेनस सेल, वो क्या बनाएगा, उसमें वो फंक्शन करेगा, में फंक्शन डायरेक्टली एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर उसमें डिवीजन्स हो सकते हैं, देयर मे बी डिवीजन इन दिस, एंड उसके बाद वो फंक्शन कर सकता है माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। तो यहाँ तक हो गई कहानी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बन चुके हैं। अब इसके बाद ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएंगे माइक्रोस्पोर को। माइक्रोस्पोर क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। ये यहाँ तक की कहानी अलग चलेगी, ये अलग। अब यहाँ से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनने के बाद माइक्रोस्पोर किस तरह से बनेंगे। तो ये हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।